आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिज़िक्स में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, फिर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एंड मास, क्या आपस में मास और इनर्शिया का रिलेशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। टोटल न्यूटन के 3 लॉ हैं, ठीक है। उसमें से आज पहला लॉ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले आप लिखना चाहें तो लिख लें, देख लें क्या क्या है। पहला फोर्स, इसमें आप देखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका होगा इनर्शिया एंड मास, ठीक है। तीसरा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चौथा होगा आपका मोमेंटम, ठीक है। पांचवा न्यूटन्स सेकंड लॉ। छठा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सातवां है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये टोटल 7 टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। इस लेक्चर में, इस पहले लेक्चर में आप यहाँ तक 3 टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर कुछ आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर ये 2 टॉपिक लेंगे और फिर ये 2 टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम फोर्स, जिसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो, फोर्स से आप पहले से भी परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फोर्स आपके लिए कोई नया वर्ड है। आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, कुछ नई चीज़ें होंगी। फोर्स की डेफिनेशन तो हम आगे आपको देंगे, मोमेंटम जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो उस समय हम फोर्स के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तो आपकी जानकारी वही पुश और पुल वाली ही है। उसके बेसिस पर अगर हम बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो आप देखें क्या है। अगर मान लो जैसे रस्साकशी का खेल आपने खेला होगा, ये एक रस्सी है, एक दल होता है, एक टीम होती है जो इस तरफ एक तरफ खींच रही होती है, वहीं दूसरी टीम होती है जो दूसरी तरफ रस्सी को खींच रही होती है, ठीक। मान लें, हम कह लें कि जो टीम 1 है वो F1 भाई, फोर्स F से दिखा रहे हैं, F1 फोर्स लगा रही है, ठीक। जो दूसरी टीम है, टीम नंबर 2, वो F2 फोर्स लगा रही है, ठीक है। देखो, आप कुछ चीज़ें जानते भी हो कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना। एन से हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम कुछ वैल्यू बोलें, एन वगैरह कुछ न्यूटन बोल दें, तो आप उससे वो घबराइएगा मत, फोर्स की यूनिट है, जानते हैं। हाँ, तो 2 टीम होती है रस्सी में, एक एक तरफ खींचती है, एक दूसरी तरफ खींचती है। काफ़ी समय तक तो ये होता है, अगर कांटे की टक्कर हो रही हो तो दोनों तरफ से रस्सी सिर्फ तनी रहती है, एक तनाव सिर्फ रस्सी में यहाँ पर बनता है, एक टेंशन बनती है ना। कभी कभी क्या होता है, एक दल खींच रहा है तो दूसरा दल उसकी तरफ खींचता जाता है, फिर दूसरा दल खींचता है तो वो पहला दल उसकी तरफ खींचता है। दल का मतलब समझ रहे हैं ना, टीम। तो जब तक दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, जैसे F1 इधर से लग रहा है, F2 इधर से लग रहा है, अगर F1 और F2 बराबर हैं, F1 इज इक्वल टू F2 है मान लो, तो क्या है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर टेंशन बनी रहेगी, रस्सी सिर्फ तनी रहेगी, न वो जीतेंगे न हम जीतेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स,
ठीक। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि मान लो F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 हो गया, तो क्या होगा, रस्सी इस तरफ खिंच जाएगी। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। हाँ, यहां पर बैलेंस था कि जितना फोर्स उधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, रस्सी एकदम बैलेंस में। इधर फोर्स अधिक हो गया तो इधर खींच गया सर, अब अनबैलेंस्ड है। और अच्छे से अगर समझना चाहो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो ये आपकी टेबल है, घर की टेबल, उस पर कोई मास स्मॉल m रखा हुआ है, ठीक है। मास को हम केजी में मेजर करते हैं, m है केजी में होगा, ठीक है, जितना भी हो। m मास जो है वो रखा हुआ है इस टेबल पर। आप अपने घर में भी कुछ ना कुछ सामान, घर में टेबल होगी, टेबल पे आप कुछ ना कुछ रखते होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि टेबल पर आप सामान रख रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो सामान जो रखा आपने वो टेबल को फाड़ के नीचे गिर जा रहा है? कभी नहीं सोचा? टेबल पर रखा है तो रखा ही रहेगा भाई। होता क्या है कि जब भाई इस मास को आपने टेबल पे रखा तो ये कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लगाएगा, ये इसको नीचे ढकेल रहा है। आप अपने सिर पर अगर रखते हैं मास तो आपको भी महसूस होता है ना कि कुछ वेट रखा हुआ है, वैसे ही टेबल को भी महसूस हो रहा है। अगर टेबल की क्षमता होगी, टेबल की कैपेसिटी होगी, तो वो इस मास को संभाले रहेगा। जितना फोर्स, मान लो F1 फोर्स ये मास लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये टेबल इस पर लगाएगी। F2 लगा रही है और F1 इज इक्वल टू F2 है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मास लगा रहा है उतना टेबल लगा रही है, बैलेंस है दोनों, टेबल फट नहीं रही, ना ही मास ऊपर को उड़ जा रहा है या उठ जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ ऐसा हो कि आपकी कोई एक पुरानी टेबल नहीं हो जाती तो कभी कभी आप उस पर चीज़ें रखो, या लकड़ी को दीमक ने खा लिया, अब टेबल में उतनी मजबूती नहीं है, तो आप लोगों को कहते नहीं उस पर मत बैठो, कभी भी टूट सकती है ना। जबकि वहीं 5 साल पहले की बात याद करिए, जब दीमक ने नहीं खाया था, आराम से लोग उस पर बैठते थे, 2-3 लोग बैठ के अपना चाय वाय पीते थे। वहीं अगर मान लो लकड़ी को दीमक ने खा लिया, या वो टेबल हल्की है, उसकी औकात नहीं इतनी कि वो संभाल सके, उस पर आपने कोई बड़ा सा मास M रखा, कैपिटल M वाला, बड़े मास के लिए कैपिटल M, ठीक है। अब क्या होगा, कैपिटल M वाला मास इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, मान लो F1, और टेबल भी इसको बैलेंस करने के लिए F2 लगाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि लकड़ी अब पुरानी हो चुकी है और मास काफ़ी भारी है, तो F1 ग्रेटर देन F2 होगा, मतलब F1 अधिक है, तो क्या होगा, ये टेबल को फाड़ के नीचे गिर जाएगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? अब आगे चलते हैं। बैलेंस अनबैलेंस्ड की काफ़ी बात हो गई, और भी आप बुक भी पढ़िए, बुक में भी आपको काफ़ी एग्जाम्पल मिलेंगे। बुक पढ़ना सबसे बढ़िया तरीका होता है। आप वीडियो मत देखिए, लेकिन बुक जरूर पढ़िए। बुक पढ़ना सबसे ज़रूरी, वीडियो देखना ज़रूरी थोड़ा है, आप अपनी हेल्प के लिए वीडियो देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनर्शिया की, कि इनर्शिया क्या है। कुछ लिख लेते हैं, क्या है भाई, इट इज a property, it is a property of object which opposes the change in its state
ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इट इज ए प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज क्या है कि यह गुण है, एक प्रॉपर्टी है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आप देखें रखा हुआ, आपके घर में अलमीरा है, तो आप अलमीरा को जब तक आप ढकेल नहीं रहे हैं तो वो क्या अपना रेस्ट में है, खड़ी। आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया, नहीं हिली, फोर्स का आपने अमाउंट बढ़ाया, मैग्नीट्यूड बढ़ाया, अब क्या है वो खसकना स्टार्ट हुई। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ रही है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो लगातार अपोज कर रही है कि हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में रहने दो, काहे परेशान करते हो हमको। या आप देखें, अगर गाड़ी के माध्यम से देखें, कोई कार है, उस कार को आप अगर वो रेस्ट में खड़ी है तो आप ढकेलेंगे तो आगे बढ़ेगी। अगर वो एक स्पीड से चलती हुई आ रही है, उसको आप रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान दें कि ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको स्टेट बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो इसका विरोध करती है। अपोजेस का मतलब विरोध करती है। लेकिन ये डिपेंड किस पर कर रही है, आप इस चीज़ को ध्यान दें। तो अगर आपके पास कोई कार है, उसको आप ढकेलें तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, एक ठीक ठाक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो अपने स्टेट को चेंज करेगी, रेस्ट में है अगर। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास ट्रक हो, ट्रक काफ़ी मास उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब आपको अगर उसको ढकेलना हो तो आप अकेले दम उसको ढकेल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान उसको अकेले ढकेल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा हो गया। अब मास ज़्यादा हो गया तो अब जो उसका जैसे रेस्ट का स्टेट है, वो खड़ी है, ट्रक खड़ी है, अब उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो काफ़ी ज़ोर से आपका मतलब अच्छा खासा विरोध कर सकती है जब आप उसके स्टेट में चेंज लाएंगे तो। ठीक है, तो इनर्शिया जो है, दैट इज इट मीन्स इनर्शिया जो है ये मास पर डिपेंड कर रहा है। आपने देखा खाली अलमीरा थी, उसको ढकेलने में कुछ फोर्स लगा, अलमीरा को आप भर दीजिए कपड़ों से या कुछ सामान से तो अलमीरा भारी हो गया, अब ढकेलने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। कार थी, छोटी कार, कम वजन, ढकेलने के लिए ठीक ठाक फोर्स लगा। लेकिन ट्रक बड़ी हो गई, ट्रक में मास बढ़ गया तो इनर्शिया बढ़ गया। तो आप लिखेंगे इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू का ये जो चिन्ह होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे तो इनर्शिया बढ़ेगा, मतलब इधर वाली क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इधर वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंडेंट है। इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। हल्की चीज़ है तो उसके स्टेट में आप चेंज जल्दी ला सकते हैं। जैसे आपका दोस्त अगर साइकिल चला के आ रहा हो तो आप उसको एक हाथ से, खड़े हो गए, साइकिल उसकी रोकनी है, वो चलाते हुए आ रहा है, एक हाथ से पकड़ के रोक देंगे। वहीं अगर वो कोई ट्रक चलाते हुए है, आप कोशिश करके देखिए, बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। और डिटेल में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे जब इनर्शिया का टाइप भी, वो बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ बता दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन हो गई, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इसी इनर्शिया से रिलेटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। ठीक है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है तो इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, एवरी ऑब्जेक्ट
remains in state rest or in a state of uniform motion ब्रैकेट में आप लिखें इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until any external force acts on it। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो, तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो। या फिर अगर वो मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो उसी से मूव करता रहेगा। अब ये बात तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, अभी अभी हमने इनर्शिया के बारे में आपको बताया। तो अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही रहेगा, ये बात तो आपको सही समझ में आ रही है। लेकिन जो ये लाइन है कि इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो हमने बात कही कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा, तो इसको आप अच्छे से समझें कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब तक रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, लगातार वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी सेम है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। आप देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, मोमेंटम वगैरह जब बताएंगे अगले ही लेक्चर में, तब और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। अभी आप यहाँ समझें कि आप वेलोसिटी में भी चेंज फोर्स के कारण ला सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाते उसकी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। और ये बात तो है ही कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक, तो यही कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख दिया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ देख लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं फिर एक बार रिपीट करिए वीडियो को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।